प्यारे छात्रों, आज की हमारी इस कक्षा में हम अपने भाषा मणि के एक नए अध्याय के साथ सब वापस साथ में हैं। भाषा मणि के इस अध्याय में पेड़ों का महत्व बताया गया है। पेड़ों के महत्व के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, भाषा मणि का ही पाठ नंबर 5, और उसमें आपने देखा कि पेड़ हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक चीज़ है। इस अध्याय में भी पहाड़ों के बारे में, पेड़ों के बारे में बताया जा रहा है कि किस तरीके से हमारे पेड़ों को काटने की वजह से पेड़, हमारी धरती की जो जड़ें हैं वो हिल चुकी है। धरती को बांध कर रखने में जो पेड़ सहायक है वो ख़त्म हो चुके हैं। इससे पहाड़ भी हिल जाते हैं कई बार। तो एक लेखक एक लड़की के ऊपर कहानी बनाकर और पेड़ों का महत्व समझा रहे हैं। तो आइए हम अपना अध्याय शुरू करते हैं। मेरे माता पिता और मैं पूर्वी घाट में करईनुमा गांव के निकट रहते थे। पिता पहाड़ की ढलान पर सीढ़ीनुमा जमीन पर खेती करते और माँ बकरियों की देखभाल करती। मैं उन दोनों की मदद करती और गांव के स्कूल में पढ़ने भी जाती। गुग्गू कुत्ता मेरा साथी था। हम दोनों को पहाड़ी की ढलान पर ऊपर नीचे दौड़ना बहुत अच्छा लगता था। एक लड़की है जो अपनी कहानी बता रही है और कहानी की शुरुआत वो अपने जीवन से ही कर रही है कि वो करईनुमा गांव में रहती है अपने माता पिता के साथ, और पिता सीढ़ीनुमा खेत में काम करते हैं। सीढ़ीनुमा खेत हमारे इधर तो नहीं होते हैं। जहाँ पहाड़ हैं तो पहाड़ों पर अपने घर में जो जिस तरीके से सीढ़ियाँ देखी है छोटी छोटी, बस वो इतनी सी स्टेप बाय स्टेप खेत होते हैं। हमारे यहाँ कैसे खेत होते हैं, बिल्कुल एक जैसे सपाट ज़मीन होती है। पहाड़ी इलाकों में ऐसा नहीं होता है। पहाड़ी इलाकों में थोड़ा थोड़ा समतल पहाड़ को काट कर और इस तरीके से खेत बनाए जाते हैं, तो वो स्टेप बाय स्टेप होते हैं, यानी सीढ़ियों की तरह होते हैं। तो वहाँ पर उसके पिता खेती करते हैं, माँ बकरियाँ चराती है, वो पढ़ती भी है और माता पिता की सहायता भी करती है। और उसका एक साथी है गुग्गू कुत्ता। जिस दिन मैं 13 वर्ष की हुई उसी दिन एक बड़ी दुर्घटना हो गई। सूरज निकल चुका था। मेरे माता पिता और मैंने एक धीमी गड़गड़ाहट सुनी। बकरियां और गुग्गू परेशान दिख रहा था। मिनटों में एक जोर का धमाका हुआ और मेरे सिर पर एक पत्थर आ लगा। मैं मुड़ी, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा था। अम्मा, तुम कहाँ हो? मैंने पुकारा, लेकिन पहाड़ी से फिसलते लुढ़कते पत्थरों के शोर में मेरी आवाज़ दब गई। अचानक कोई नुकीली चीज़ मेरी आंखों में आ लगी। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं। जब मुझे होश आया और आंखें खोली तो चारों ओर अंधकार ही लगा। मैं अपनी आंखें खो बैठी थी। जब सिसकियों से मेरी देह कांप उठी। गुग्गू उस समय भी मेरे हाथ को चाटता हुआ मेरे पास ही खड़ा था। राव गुरु गांव के स्कूल के प्रधानाचार्य थे। वे मुझे अपने घर ले आए। मेरे माता पिता और बकरियां उस भयानक भूस्खलन का ग्रास बन गई थी, लेकिन गुग्गू और मैं चमत्कारिक ढंग से बच गए थे। ये सब राव गुरु ने हमें बताया। वो लड़की बता रही है कि जिस दिन वो 13 साल की हुई और उसका जन्मदिन था, वह नहा धोकर तैयार थी कि अचानक उसे कुछ धीमी सी गड़गड़ाहट धरती में सुनाई दी और उसने देखा कि जानवर जो भी थे वो सब परेशान थे। वो लोग कुछ समझ पाते इससे पहले एक जोर का धमाका हुआ और एक पत्थर का टुकड़ा उसके सिर में आकर लगा, और स्थिति ये हो गई थी कि वह कुछ संभल पाती या अपने माता पिता के पास जा पाती। तब तक बहुत सारे पत्थर उसके चारों तरफ लुढ़क रहे थे। उसमें उसने अपने माँ बाप को आवाज़ दी, लेकिन वो सुन नहीं पाए। और इसी बीच कुछ नुकीली सी चीज़ उसकी आंखों में जा लगी, यानी कि वह अंधी हो चुकी थी। उसकी आंखों में पत्थर घुस चुके थे और इन सब का परिणाम ये हुआ था कि उसके माता पिता और वो सब उस भूस्खलन में वो मर चुके थे। भूस्खलन किसको कहते हैं? भूस्खलन कहते हैं चट्टानें जो होती है पहाड़ पर, वो जब टूट टूट कर नीचे गिरती है
बहुत ही स्पीड से और बहुत भयानक स्थिति होती है। आपने भी अपने आसपास के इलाकों में देखा होगा, हमारे चारों तरफ अरावली की पहाड़ियाँ हैं। और अगर आप इधर गोगुंदा की साइड जाएं, या पहले जो हमारा उदयपुर का हाईवे था, चिरवे का घाटा था, वहाँ पर यूँ जगह जगह बोर्ड लगे हुए थे, चट्टानें गिरने का डर है, सावधानी सावधानी रखें। तो यही स्थिति होती है कि जब चट्टानें बहुत सारी गिरती है एक साथ, तो उसको भूस्खलन कहा जाता है। और ग्रास का अर्थ होता है निवाला। हम जो कहते हैं ना बाइट, हमने एक बाइट खाया यानी एक निवाला खाया, तो वो कहते हैं। तो वो बताना चाहती है कि इस भूस्खलन का ग्रास यानी भूस्खलन का निवाला सारे मेरे माता पिता और जानवर बन चुके थे, खाली वो और गुग्गू कुत्ता बच गए थे। और वो अकेले इस तरीके से वो अनाथ हो गई थी, माता पिता उसके मर गए थे। तो वहाँ के जो स्कूल के प्राचार्य थे, प्राचार्य यानी प्रधानाचार्य, प्रिंसिपल सर, वो उसे अपने घर ले आए। उन्होंने और उसकी पत्नी ने, जिसे वह मामी कहती थी, बड़ा अच्छा व्यवहार किया। लेकिन मुझे अपने माता पिता और घर की बहुत याद आती थी। सबसे अधिक भयानक था मेरे चारों ओर का अंधकार। मैं बड़ी कोशिश करती, अपनी सिसकियां दबाती। गुग्गू मुझे जैसे हर समय सांत्वना देता। वह अक्सर मेरे साथ सटकर बैठा रहता। मैं उसे थपथपाती, प्यार करती और उससे सारी बातें किया करती। राव गुरु मुझे वापस स्कूल भेजना चाहते थे, लेकिन मैंने जाने से इनकार कर दिया। राव गुरु बहुत अनिश्चयपूर्वक इस बात पर सहमत हो गए कि मैं घर पर ही रहूं। अब तक मैं अपनी अंधेरी दुनिया की आदी होती जा रही थी। मैंने देवी देवताओं के लिए फूलों की माला पिरोना सीखा। जब मामी पूजा के लिए अन्य चीज़ें तैयार करती तो मैं माला पिरो देती। शाम का समय राव गुरु मेरे साथ बिताते। हम घंटों बैठे अनेक विषयों पर बातचीत करते। उस लड़की की स्थिति जो थी वो अनाथ हो चुकी थी। अब वो अपने मन का दर्द किसे कहे, तो वो अपने जो साथी था राव गुरु कुत्ता जिसका नाम था गुग्गू, वह उसी के साथ अपना समय बिताती। और वो हर समय उसे ऐसा महसूस होता था कि उसका साथी उसको दिलासा दे रहा है। सांत्वना यानी दिलासा देना, धैर्य बंधाना, ठीक है। तो उसे ऐसा महसूस होता है कि वो कुत्ता हर समय उसको दिलासा दे रहा है, हर समय उसके पास उससे चिपक कर बैठा रहता। उसका भी मन उससे लगता था, लेकिन उसको उसके माता पिता की और घर की याद आती थी। और उसको जो भी अनुभूति होती थी, माँ बाप की याद आना, उनके लिए बेचैन होना, वो सब उस कुत्ते के साथ वो अपनी बात बांटती थी। इसी के साथ सबसे ज़्यादा उसको डर किससे लगता था? उसका अंधे हो जाने से। उसके चारों तरफ जो अंधकार था, सही बात है, जो एक तो जन्म से व्यक्ति अंधा होता है तो वो 12-13 साल की उम्र तक आते आते उस चीज़ का हैबिचुअल हो जाता है कि हाँ, क्योंकि उसने उजाला देखा ही नहीं है, उसने किसी को देखा ही नहीं। लेकिन जो इंसान के पास आँखें होती है और बाद में जाकर वो अंधा होता है, तो उसके लिए वो बड़ी भयानक स्थिति हो जाती है। तो यही उस लड़की के साथ भी हो रहा था। अब राव गुरु जो प्रिंसिपल थे, वो उस बच्ची को स्कूल भेजना चाहते थे, क्योंकि वो पहले भी स्कूल में पढ़ती थी। लेकिन कहीं उस बच्ची के दिमाग में ये था कि माता पिता नहीं है और मैं अनावश्यक इनके ऊपर अपना वजन डालूंगी, अपना बोझ डालूंगी, इसलिए वो कोई भी अपनी तरफ से उनको तकलीफ़ नहीं देना चाहती थी। तो उसने स्कूल जाने से इनकार कर दिया यानी मना कर दिया। राव गुरु ने अनिच्छापूर्वक यानी इच्छा नहीं होते हुए भी वो सहमत हुए यानी तैयार हुए। वो स्कूल भेजना चाहते थे, लेकिन वो नहीं जाना चाहती थी, तो उनकी इच्छा नहीं थी, तो भी वो तैयार हो गए कि चलो जैसा ये चाहती है वैसा करो, ठीक है। धीरे धीरे उस अंधेरी दुनिया की वो आदी होती गई। आदी होना यानी हैबिचुअल होना, उस चीज़ की आदत पड़ जाना, ठीक है ना। तो इस तरीके से, और उसने कुछ छोटे मोटे काम सीखे। राव गुरु की पत्नी, जिसको वो मामी कहती थी, जब वो पूजा करती थी तो उनके लिए वो माला पिरोती थी। वो माला पिरोना का काम भी सीख गई और वो माला पिरोया करती थी, ताकि जैसी भी उससे मदद उन लोगों के लिए हो सके वैसी मदद वो करती थी। शाम के समय जब प्रिंसिपल घर पे आते थे तो वो बैठकर कई विषयों पर बहुत सारी देर तक बैठे बैठे बातें करती रहती थी, ठीक है। भूस्खलन की घटना बार बार मन में उमड़ती घुमड़ती रहती। एक दिन मैंने उनसे पूछ ही लिया, मामा, ये भूस्खलन की घटनाएं क्यों होती हैं? उन्होंने समझाया,
आदमी बिना सोचे समझे ही प्रकृति का अतिक्रमण करता जा रहा है। वे पेड़ काट काट कर पहाड़ों को नंगा किए दे रहा है। पेड़ पहाड़ की मिट्टी को बांध कर रखने का कार्य करते हैं। उनके बिना धरती के भीतर की हलचल से चट्टानें और मिट्टी नीचे फिसलने लगती है। इसी को भूस्खलन कहते हैं। यह पहाड़ों को नंगा करना, हाँ, कई कामों के लिए पेड़ काटे जाते हैं। कारखाने लगाने के लिए काटे जाते हैं। यह गैर कानूनी है, लेकिन पेड़ अवैध तरीके से भी काटे जाते हैं। एक दिन जब वह राव गुरु के साथ बैठकर घंटों अलग अलग विषयों के बारे में बात करती, तो कहीं जो उस समय की घटना उसके साथ बीती थी, उसको दिमाग में हर समय वो एक क्लिक सी करती थी कि क्या चीज़ हुआ था उस वक्त। तो उसने एक दिन मौका देखकर पूछ ही लिया कि ये भूस्खलन की घटनाएं क्यों होती हैं प्रिंसिपल से, जिसे वो मामा कहती थी कि मामा ये भूस्खलन की घटनाएं क्यों होती है। तो वो खुद भी प्राचार्य थे, उन्होंने बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझाया। आप लोगों के भी समझने की बात है ये कि आदमी बिना सोचे समझे प्रकृति का अतिक्रमण करते जा रहा है। अतिक्रमण करना यानी सीमा, मर्यादा को पार करना, सीमा को पार कर लेना। किसी चीज़ पर अधिकार नहीं है अपना, लेकिन फिर भी उस पर अधिकार कर लेना, उसे कहते हैं अतिक्रमण। और प्रकृति पर अतिक्रमण करना यानी हमारे आसपास की प्रकृति हमारे लिए बहुत आवश्यक है। हमारे आसपास की जो ज़मीन, नदियाँ, पहाड़, पेड़, ये सब हमारे काम की चीज़ें हैं। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि होती गई, जैसे जैसे हमें अपने सुविधाओं का हमने बढ़ाते गए, वैसे वैसे हमने इनका महत्व कम समझते गए और अपने उपयोग के लिए इनका हम बहुत ज़्यादा इनका उपयोग करने लगे हैं। जैसे कि पेड़ की बहुत ज़्यादा कटाई हो रही है। हम लोग इंसान जितने भी हैं, अच्छी सुविधापूर्वक मकान हमको चाहिए, इसलिए हमने जंगलों में जाकर सिटी से, शहरों से दूर दूर तक खेत को और जंगलों से साफ कर कर के अपने मकान बनाए हैं। तो ये सब प्रकृति का अतिक्रमण ही है और इसका नुकसान, इसकी हानि हम ही को भरनी है। अगर हमने गलत किया है तो हम ही को ये सारे, लेकिन हम इन सब चीज़ों के बारे में सोचना नहीं चाहते। तो उसी बारे में, भूस्खलन के बारे में बता रहे हैं प्राचार्य महोदय कि हमने प्रकृति का बहुत ज़्यादा नाजायज़ फ़ायदा उठा लिया और पेड़ को काट काट कर हम पहाड़ों को नंगा कर रहे हैं। आपने हमारे आसपास की अरावली को भी देखा है। हमने बहुत सारी अरावली की पहाड़ियों पर नई नई है जो मार्बल निकालने के लिए उनको अंदर तक खोद दिया है। बहुत सी जगह से तो अरावली की पर्वतमालाएं गायब ही हो गई है, हमने उनको तक काट दिया है। तो इसी तरीके से जो बड़े बड़े पहाड़ हैं, पहाड़ी एरिया में, उनके ऊपर जो पेड़ हैं, हम लोग उनको भी क्या करते हैं कि काट से देते हैं। उनको काट देने से क्या होता है, पेड़ों की जड़ें क्या होती है कि धरती को, पहाड़ों को बांध के रखती है, वो उसके ऊपर की मिट्टी को बहने नहीं देती है। लेकिन जब पेड़ ही नहीं है तो वो जो पकड़ है धरती के अंदर की जड़ों की, वो खोखली सी हो जाती है, ख़त्म सी हो जाती है। तो इस वजह से भीतर, धरती के भीतर जो लगातार हलचलें चलती है, उससे ऊपर की चट्टानें और रेत, नीचे मिट्टी फिसलने लगती है और इसी को भूस्खलन कहते हैं। इस तरीके से बहुत अच्छे से प्राचार्य महोदय ने, राव गुरु जी ने इसको समझाया और राव गुरु जी ने समझाया कि पेड़ काटने पर पाबंदी भी लगाई है सरकार ने, लेकिन फिर भी अवैध तरीके से यानी चोरी छुपके पेड़ों को काट दिया जाता है। तो अंधाधुंध पेड़ काटने ने ही मुझे मेरी अम्मा से अलग कर दिया। लड़की क्या सोचती है कि ओ, तो अंधाधुंध पेड़ के काटने ने ही, मतलब ये जो अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हुई है, उसी चीज़ ने मुझे मेरे माँ बाप से, मेरी माँ से अलग कर दिया। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, मेरा आत्मविश्वास लौटता गया। अब मैं स्पर्श के द्वारा बहुत कुछ महसूस कर सकती थी। मैं नाक के द्वारा गंध लेकर बहुत सारी बातें समझने लगी थी। मेरी श्रवण शक्ति बहुत तेज हो गई थी। अब मैं दोपहर के समय गुग्गू के साथ घूमने के लिए निकल जाती थी। इतना सब सुनने के बाद लड़की को थोड़ा सा अंदर ही अंदर दुख हुआ है कि अच्छा, इन पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण मैं अपने माता पिता से अलग हुई हूँ। और उसी के साथ वह कह रही थी, जैसे जैसे दिन बीते, मतलब इस घटना को दिन बीतते गए, लड़की अपने अंधेपन की आदी यानी उसकी आदत सी पड़ती गई।
वैसे वैसे उसका आत्मविश्वास, क्योंकि हम मनुष्यों में, मानव जीवन में भगवान ने ये एक चीज़ दी है कि वह समय के साथ बहुत जल्दी समझौता कर लेता है और उन्हीं के साथ अपनी स्किल्स, अपने कौशल को डेवलप कर लेता है। तो उस लड़के के साथ भी यही हुआ कि वह अपने अंधेपन की, अंधकार की आदी हो गई, लेकिन इसी के साथ उसने अपनी मानसिक शक्ति को बढ़ा लिया। वह लोगों के स्पर्श के द्वारा बहुत कुछ महसूस करके आकलन कर सकती थी कि उसके आसपास क्या चल रहा है। उसकी श्रवण शक्ति यानी सुनने की शक्ति बहुत तेज सी हो गई थी और स्थिति ये हो गई थी कि अब वो अकेले ही अपने गुग्गू कुत्ते के साथ घूमने निकल जाती थी। आज का हमारा अध्याय यहीं तक है। इसके आगे का अध्याय हम अपनी अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक मैं ये चाहूँगी कि आप इस अच्छी रुचिकर घटना है, आप भी इसकी रीडिंग करें। धन्यवाद।